हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़। ये सीरीज़ सेमेस्टर फोर्थ के लिए होने वाली है, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस की एक और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, बट वो प्लेलिस्ट सेमेस्टर सिक्स्थ वालों के लिए है। और ये सीरीज़ जो अब बनाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर फोर्थ के लिए बनाई जा रही है। सेमेस्टर फोर्थ के जो एनईपी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। तो अगर आप एसएल में हो, रेगुलर में हो, या फिर आप एनसी वेब से हो सेमेस्टर फोर्थ में, और सेमेस्टर फोर्थ में बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज़ में हम टोटल 8 चैप्टर हैं और लाइन वाइज हर एक चैप्टर को एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। और सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको हर चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लाइन वाइज चैप्टर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो वहाँ से आप सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 जो है हमारी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, इसका चैप्टर नंबर 1 आज हम इस वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे। तो एक वीडियो एक लेक्चर, तो ऐसे हम टोटल 8 लेक्चर में सारे चैप्टर्स को बुक को कंप्लीट करवाएंगे लाइन वाइज। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है, अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो इस बुक के नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर सामने स्क्रीन पे ही इनेबल हो रखा है, नीचे आपको मेरा नंबर दिख जाएगा। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को परचेज कर सकते हो। नोट्स ई बुक की तरह मिलेंगे, आपको पीडीएफ देंगे जिसमें ऑल चैप्टर्स होंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे विद इन 50 to 55 पेजेस में, जिसमें से आपको फिर चाहे वीडियो देखो या ना देखो, बुक्स पढ़ो या ना पढ़ो, बट आप अगर नोट्स कर लेते हो तो कन्फर्म है भाई, पास हो जाओगे। तो नोट्स जिन्हें लेने हैं वो मैसेज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट आर कैरिड आउट अक्रॉस नेशनल बॉर्डर टू सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इंटरनेशनल बिजनेस का जो काम है वो ये है कि अपने जो ट्रांजैक्शंस है वो करना नेशनल बोर्ड्स, मतलब कि नेशनल बॉर्डर्स तक जितने भी गुड्स या सर्विसेज हो गई वो पहुंचाना, चाहे वो एक कंट्री में हो या फिर वो किसी दूसरी कंट्री से हो। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, उनके ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करना, चाहे उसमें कोई इंडिविजुअल व्यक्ति आता हो या फिर कोई कंपनी आती हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन आता हो। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल करना, इन्हें सेटिस्फाई करना इंटरनेशनल बिजनेस का काम होता है। नेक्स्ट लाइन है, इंटरनेशनल बिजनेस इज द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन द रिसोर्सेज टू द ग्लोब एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इंटरनेशनल बिजनेस एक तरह का फोकसिंग रिसोर्सेज प्रोसेस है जहां पर उद्देश्यों को पूरा करा जाता है और साथ ही साथ नए आने वाले अवसरों पर और नई आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस अकॉर्डिंग टू हिल प्रोफेसर का नाम है, जिन्होंने 2005 में एक डेफिनेशन दी थी। इंटरनेशनल बिजनेस इज एनी फर्म दैट इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो किसी भी फर्म से हो सकता है, इंगेज हो सकता है। इसके अंदर शामिल है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ट्रेड होता है व्यापार, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस का हो या किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट होती है जो हम जमा करते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं किसी कंपनी में शेयर्स के तौर पर, फंड्स के तौर पर, वो चीज़। दूसरा है अगला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला है कि गाइडेड बाय प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के द्वारा होता है। बिजनेस इज ऑलवेज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, जो बिजनेस है हमेशा वो प्रॉफिट मोटिव के गाइड पर चलता है। एंड इंटरनेशनल बिजनेस इज नो एक्सेप्शन, इंटरनेशनल बिजनेस भी सेम इसमें से ही आता है।
Many a time governmental agencies may be involved in international business. बहुत बार गवर्नमेंट एजेंसी जो है इसमें इन्वॉल्व होती है फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव्स, प्रॉफिट मोटिव्स ना हो ऐसा। आगे लिखा है ऑल सच ट्रांजैक्शन इररिस्पेक्टिव और कंसिडरेशन वुड बी विद इन द एम्बिटेड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। किसी भी तरह की इररिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है इसके अंदर भी शामिल नहीं होगी। आगे लिखा है फैसिलिटिंग एक्सचेंज स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूडिंग फैसिलिटिंग एक्सचेंज नॉट डोनेशन और चैरिटी। मतलब इसमें आपका एक स्कोप होता है जहाँ पर आप कोई भी गिव अवे जैसी चीज़ें नहीं करते, कोई भी चीज़ें फ्री वगैरह में, कोई भी डोनेशन या चैरिटी में आप नहीं देते। द एक्सचेंज इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन द अर्थ एंड इवन बियॉन्ड। जो भी चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं उन सब के साथ कुछ ना कुछ तो आप पीछे देते हो। इंटरनेशनल बिजनेस in its scope includes product, knowledge, services and information and achievement। इंटरनेशनल बिजनेस एक स्कोप है जहाँ पर प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से इन्वेस्टमेंट को शेयर करा जाता है। टू प्रोडक्ट ए राइड ऑफ वेल्थी वेल्थ टाइकून्स इन ए स्पेसशिप्स कम इन द एरिना ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। और यहाँ पर बहुत बार देखा जाता है जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं या जो स्पेसशिप्स होती हैं वो भी काफ़ी बार इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल होती हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रेड इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, द IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट, म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड एंड ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कैटेगरीज। इसमें लिखा है ट्रेड इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, ये कुछ ऐसी बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिनको अलग अलग ट्रांजैक्शंस में डिवाइड करा गया है उनकी स्ट्रेटजी कैटेगरीज के हिसाब से। 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो ऊपर लिखा है ट्रेड, इनकम और इन्वेस्टमेंट। इम्पोर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस व्यू पॉइंट कैन टेक प्लेसेस द ट्रेड, इनकम और इन्वेस्टमेंट। और अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की ओर से देखकर बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ें शामिल होती है, पहला ट्रेड, फिर इनकम और इन्वेस्टमेंट। ट्रेड के अंदर आती हैं गुड्स या सर्विसेज की किसी भी तरह की ट्रेड, और ट्रांजैक्शंस जो होती हैं इसके अंदर आता है प्रोसेसिंग होना। इनकम ट्रांजैक्शन इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेब्ट, डिविडेंड्स फॉर शेयर होल्डर्स, रॉयल्टी इनकम एंड एक्सपेरिटीज, wages, salaries and benefits। और इन्वेस्टमेंट सच एज ए पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट एज ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक तरह का पोर्टफोलियो है जो एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है। ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस और फोर्सेस, इन्वायरमेंट डिफरेंसेस होने की वजह से, उनके दबाव की वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी नहीं हैं जैसे डिपेंड्स होती हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है इंटरनेशनल बिजनेस के टाइम पर। तो जिसमें से कुछ एडवांटेजेस की लिस्ट जो है नीचे बनाई हुई है। पहला है एक्सपेंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट में अवसरों की जो एक्सपेंडेशन है वो बढ़ रही है, मार्केट में लागतें जो आ रही हैं, अवसर जो आ रहे हैं वो काफ़ी बार आ रहे हैं। वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज द एक्सेस इज प्रोवाइड टू ए बॉर्डर कस्टमर बेस। और ये एक तरह का अवसर है जहाँ पर मार्केट अपने कंज्यूमर को बिल्ड कर सकती है, एक बेस बना सकती है बड़ा। बाय ओपनिंग आउटलेट्स इन वेरियस कंट्रीज बिजनेस कैन रीच ए लार्ज एंड डाइवर्स कंज्यूमर बेस। और जो कंपनी है अपने आउटलेट्स वगैरह प्रोड्यूस करके अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचा के उस बिज़नेस को अच्छे से डाइवर्स कर सकती है और कंज्यूमर बेस बना सकती है। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम, इंटरनेशनल बिजनेस इनेबल कंपनी टू डाइवर्सिफाई देयर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। इंटरनेशनल बिजनेस में जो कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू को इंक्रीज करती रहती है। द डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स टू मिटिगेशन रिस्क एसोसिएशन। और यही चीज़ जो है डाइवर्सिफिकेशन जो है कंपनी के रिस्क मिटिगेशन के लिए काम करता है, कंपनी के रिस्क को कम से कम कर देता है, चाहे किसी भी तरह की कंट्री हो, फ्लक्चुएशन हो या इंडिविजुअल कंट्रीज हो। पॉइंट नंबर 3 है बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। व्हेन ए कंपनी स्टार्ट ऑपरेटिंग ग्लोबली इट स्टार्ट टू अचीव इकोनॉमिक ऑफ स्केल।
लार्ज स्केल प्रोडक्शन लोअर द कॉस्ट पर यूनिट विच इज टर्न पॉजिटिव इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। अगर प्रोडक्शन लार्ज नंबर में होता है और वहाँ पर यूनिट कॉस्ट कम से कम लाने की कोशिश करी जाए तो इसका मतलब होता है जो कंपनी है वो पॉजिटिव टर्न कर चुकी है और जिसका इम्पैक्ट ये है कि कंपनी प्रॉफिट में जाती है। पॉइंट नंबर 4, एक्सेस टू मोर रिसोर्सेज एंड इनपुट्स। जो भी रिसोर्सेज हैं या जो इनपुट्स हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना। रिसोर्सेज और इनपुट्स जो है एक तरह की रिसोर्सेज और इनपुट्स हमारी फैसिलिटी होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। कंपनी अपने कुछ सोर्सेज प्रोवाइड कराती है जिसमें से रॉ मटेरियल्स हो गया, स्किल्ड लेबर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और डिफरेंट टाइप्स की कंट्री में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज दिए जाते हैं। रिसोर्सेज एफिशिएंट होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं। अगला लिखा है उसके बाद इनोवेशन। कंडक्टिंग ए बिजनेस इंटरनेशनली हेल्प्स द कंपनी टू एक्सपोज इटसेल्फ टू न्यू मार्केट। फिर उसके बाद लिखा है बिजनेस कम्युनिकेशन प्रैक्टिस और नॉलेज एंड इनोवेशंस। कंपनी आर अडेप्ट एंड इंटीग्रेटेड बेस्ट प्रैक्टिस from various reasons leading to increase in creativity and improved operational efficiency. Point number 6 है diversity of talent pool. International business always companies all allows कंपनी टू टैप इनटू ए डाइवर्स टैलेंट पूल। डाइवर्स टैलेंट पूल का मतलब होता है जहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, कस्टमर्स की कमी नहीं होती है और जहाँ पर बहुत सारे लोग पैसा देने के लिए तैयार हों तो वो टैलेंट पूल कहलाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो उनके अलग अलग बैकग्राउंड्स को देखकर या उनकी स्किल्स और एक्सपीरियंस को देखकर उन्हें हायर करते हो और ये सब हेल्प करते हैं कंज्यूमर को एक बेटर वे में काम करने के लिए कंपनी के अंदर। ठीक है, आगे लिखा है ब्रांड बिल्डिंग। एस्टेब्लिशिंग ए प्रेजेंस ऑफ ए इंटरनेशनल मार्केट कैन हेल्प ए बिल्डिंग ए वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड। अगर आप सही तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स का यूज़ करते हो तो वो हेल्प करेगी आपको एक वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए। कंपनी ब्रांड जब बनेगी जब कंपनी का अच्छे तरीके से लोगों का प्रमोशन होगा और अच्छे तरीके से लोग उसको प्रमोट करेंगे कंपनी के ब्रांड्स को और लोग जानेंगे कि हाँ इस ब्रांड में कुछ दम है। ठीक है, विच विल बी फर्दर बिल्ड ए ग्लोबल रेपुटेशन और ग्लोबल रेपुटेशन तभी आपको हासिल होगी एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड ब्रांड वैल्यू और इससे बढ़ेगा कंज्यूमर की लॉयल्टी और ब्रांड वैल्यू। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 1.3 चैलेंजेस एंड अंडर इंटरनेशनल बिजनेस। पहला है लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर। फॉलोइंग आर दीज चैलेंजेस फेस्ड बाय इंटरनेशनल फर्म्स। जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं वो आज के टाइम पे कुछ चैलेंजेस को फेस करती है जिसमें से पहला चैलेंज है लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर। लैंग्वेज बैरियर इसीलिए क्योंकि देखो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ही है कि एक देश में नहीं कुछ अलग अलग देशों में जाके डील करना, बिजनेस को अबोर्ड पहुंचाना, फैलाना। ठीक है, और जब हम अलग देश में जाते हैं ना तो हमारी उस जगह पर सभ्यता लैंग्वेज चेंज होती है और इसको बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर और या फिर कल्चरल बैरियर कि हमारे यहाँ का कल्चर कुछ और है भाई, वहाँ का कल्चरल कुछ और है। तो यही चीज़ तो है जो प्रॉब्लम करता है, तो ये एक बैरियर माना जाता है। Interacting with people of different culture and language is one of the most obstacle in international business. International business में language और culture पर जो barrier है सबसे बड़ा barrier है। Every nation has different culture, standard, practice and communication method. हर एक nation का, चाहे आप UK में बिजनेस कर रहे हो या आप कनाडा में कर रहे हो या आप दिल्ली में कर रहे हो, तो दिल्ली वालों का अलग रहता है और भाई के लेन देन इतने भाई दिल्ली वालों का अलग है। और फिर उसके बाद अगर हम यूके की बात करें तो यूके वालों का अलग है, फिर यूके वाले तहजीब में आ जाएंगे। फिर कनाडा का पूछो तो कनाडा का अलग पाएगा। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं सब की वजह से हमारा जो कल्चरल बैरियर है वो चेंज हो जाता है, जो प्रॉब्लम करता है। कल्चरल सेंसिटिविटी सक्सेसफुल क्रॉस एक्रोशन दिस कम्युनिकेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप based on mutual respect and trust of the help of overcome these challenges। और इस चैलेंज से बाहर कब आ सकते हैं, या फिर हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जैसे कि कल्चरल बैरियर में या फिर लैंग्वेज बैरियर में कि वो लैंग्वेजेस जानता हो तो वो हमको इजी ट्रांसलेट करके समझा सकता है। ठीक है,
उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड है लीगल कम्प्लेक्सिटीज, कंप्लायंसेस विद द वाइड वैरायटी ऑफ ए लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमें ना उन सबके तौर तरीके कानून वगैरह पता नहीं होते, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम लीगल भी आती है। फिर उसमें लिखा है हमारे कुछ रूल्स या सेट होते हैं, वो अलग होते हैं रूल्स रेगुलेशन, बट जो इंटरनेशनली हम बिजनेस डील कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। अंडरस्टैंडिंग लोकल लीगल रिक्वायरमेंट्स सच एज import export रूल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, टैक्स लॉ हो गया और लेबर लॉज हो गया, और क्रिटिकल इंश्योरिंग कंप्लायंसेस एंड अवॉइडिंग लीगल हर्डल्स। तो ये सारी हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। आगे लिखा है ऑब्स्टेनिंग लीगल गाइडेंस एंड परफॉर्मिंग एक्सटेंसिव रिसर्च आर essential फॉर अंडरस्टैंडिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच कंट्री लीगल सिस्टम। Political and economic stability. Political and economic instability in international market are the mere serious obstacles for enterprise. और ये जो है ना बहुत ही बुरी चीज़ है। एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉलिटिकल हो गया या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना कंपनी का बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकली या स्टेबली नहीं है तो उसकी एक सीरियस ऑब्स्टेकल माना जाएगा। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट अगर बार बार चेंज कर रही है, कुछ ना कुछ अजीब से रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रही है, तो उस जगह एक क्राइसिस क्रिएट होता है जो डिस्टर्ब करता है बिजनेस ऑपरेशंस को। उसके कुछ ह्यूज फाइनेंशियली लॉसेस हो जाएंगे उसकी वजह से। आगे लिखा है कंपनी मस्ट बी केयरफुल एग्जामिन द पोटेंशियल एंड इकोनॉमिक क्लाइमेट ऑफ टारगेट मार्केट, मॉनिटर करती है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को एंड प्रिपेयरिंग कंटीजेंसी प्लान्स टू मैनेज रिस्क एसोसिएट विद कंपनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द टारगेट कंट्रीज। उसके बाद लिखा है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड्स इंक्लूड tricky and challenges logistics and supply chain management, managing various suppliers, transportation providers, customer procedures and regulatory environment can be pose the logistic issues। लॉजिस्टिक इश्यूज सप्लाई चेन, इसमें वेरियस जो सप्लायर्स होते हैं, प्रोवाइडर हो गए, कस्टमर्स हो गए, तो वो सब अगर इशू करते हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तब उस जगह बिजनेस को नुकसान पहुंचता है। मैनेजिंग इन्वेंट्रीज को सही तरीके से मैनेज करना, डिलीवरी टाइम पे पहुंचाना, एफिशिएंसी रखना, केयरफुली ध्यान से काम करना, कोऑर्डिनेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए लोगों के अंदर। तो ये सब चीज़ें मैनेज करना होना चाहिए, वरना फिर एक ओवरकम आ सकता है। फिर आगे लिखा है पॉइंट नंबर 5, करेंसी फ्लक्चुएशन एंड फाइनेंशियल रिस्क। करेंसी फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, आप अभी जाके इंटरनेशनल बिजनेस मतलब कि यूके में या यूएसए में जाके बिजनेस खोल रहे हो, ठीक है। आपको सपोज करो उस बिजनेस के लिए फॉर एग्जांपल आपको उस बिजनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ $10 चाहिए। कितने डॉलर चाहिए? $10। करेक्ट एज इट इज $10 चाहिए, ठीक है। अभी इंडियन करेंसी का क्या है कि इंडियन करेंसी में ना 82.65 या 70 समथिंग चल रहा है अभी ₹1 का। मतलब कि ₹1 की वैल्यू डॉलर में अगर देखा जाए तो इतने रुपए बैठ रही है, ठीक है। $1 में जो वैल्यू बैठ रही है वो 82.65 समथिंग है, ऊपर नीचे हो गया होगा, आप चेक कर लेना। और उन्होंने बोला कि हमें ना $10 चाहिए, एज इट इज $10। और ये जो $10 की वैल्यू थी ना, ये उन्होंने तब देखी थी जब 83.04 समथिंग वैल्यू थी, और अभी तो रेट गिरा हुआ है। अभी कितना है? 82.65। एज इट इज मैं बार बार इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ कि अब आपको एज इट इज अमेरिका में सेट होने के लिए $10 चाहिए, और आपने जिस दिन देख रहे हो आप उस दिन देख रहे हो कि 82 कभी 72 हो रहा है तो कभी 80 हो रहा है, 80.2 80, बट 83 पे नहीं जा रहा। ये क्या हो रहा है? मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है, करेंसी फाइनेंशियल रिस्क। और इसी की वजह से आप एक दिन पहले अगर 82 हो जाता तो शायद बिजनेस डाल सकते थे, बट अब नहीं डाल पाओगे। तो समझ रहे हो, ये एक प्रॉब्लम है फिनेंशियली तौर पर। अगर इसको छोटे तौर पे बताया मैंने सिर्फ $10 की बात करके, इसको बड़े तौर पे समझा जाए तो प्रॉब्लम है एक। आगे लिखा है मार्केट अडेप्टेबिलिटी। मार्केट अडेप्टेबिलिटी क्या है? एंटरिंग फॉरेन मार्केट इम्प्लीज, उसके बाद लिखा है कन्फ्रंटिंग
इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फर्म्स। मार्केट एडेप्टेबिलिटी में आपको दोनों फर्म को देख के चलना पड़ता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फर्म हो। टू बिल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड कब होगी? जब आप उसमें एंटर करोगे, पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज करोगे, ठीक है। लोकल मार्केट होगी, डायनामिक होगी और कंज्यूमर प्रेफरेंस होगी। आप लोगों के लिए काम कर रहे हो तो लोगों के लिए काम जैसा करोगे उसके हिसाब से आपको सामने से एफर्ट मिलेंगे। क्लियर है? इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, दो वर्ड है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। एक लाइन है ऊपर, मैं आपको ये भी पहले समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल बिजनेस और होम ट्रेड। एग्जामिनर क्वेश्चन में डोमेस्टिक बिजनेस वर्ड से दे या वो लिखे इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस होम ट्रेड, दोनों का मतलब सेम होगा, इंटरनेशनल बिजनेस होगा या होम ट्रेड होगा, ठीक है। तो होम ट्रेड बोले या वो बोले इंटरनेशनल बिजनेस, या नहीं सॉरी, इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड तो अलग चीज़ है। मेरा कहने का मतलब है डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड सेम ही चीज़ होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ABCD और H ये जो वर्ड है डोमेस्टिक और होम ट्रेड, ये दोनों सेम ही होंगे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। दोनों में एक डिफरेंशिएशन दी है, अच्छे खासे बेसिक पॉइंट दिए हैं जो आपको लिखने हैं, ये बेसिस आपको लिखने पड़ेंगे। डोमेस्टिक बिजनेस रेफर टू ए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक बिजनेस एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रेफर करता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस रेफर करता है एक ट्रांजैक्शंस को जो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो है बट उसका प्लेस जो है ना वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री है। और इसका प्लेस ऑफ क्या है? इसका प्लेस है इनसाइड विद इन द बॉर्डर ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, क्योंकि नाम क्या है? डोमेस्टिक मतलब होम, घर। तो घर से बाहर कैसे जा सकता है? घर क्या है? इंडिया। तो अगर घर इंडिया है तो डोमेस्टिक ट्रेड भी इंडिया में ही होगा। क्लियर है? दूसरा आते हैं बायर एंड सेलर। इसके अंदर बायर और सेलर दोनों सेम कंट्री से होंगे, बट इसमें बायर और सेलर सेपरेट नेशन से होंगे। नेशन मतलब यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, ठीक है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। तो यहाँ क्या है? नेशन चेंज होगा और यहाँ पर देश भी सेम रहेगा। करेंसी की बात करें तो बिकॉज बोथ आर बायर एंड सेलर फ्रॉम द सेम कंट्री, तो डोमेस्टिक फर्म में करेंसी सेम होती है, मगर इसमें आप 10 अलग अलग कंट्रीज में मालों को सप्लाई कर रहे हैं तो आप करेंसी सेम कैसे रख सकते हो? हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होगी और वो करेंसी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए अगर आप बिजनेस करने बैठे हो। समझ रहे हो? डोमेस्टिक के अंदर होमोजेनिटी का एक ऑप्शन है जिसमें लिखा है ग्रेटर होमोजेनिसिटी इज प्रेफरेंस टेस्ट कल्चर लैंग्वेज एंड डिमांड्स। बस यहाँ पर क्या होगा? हेट्रोजेनिटी अंडर इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करो तो हेट्रोजेनिटी मिलेगी, मतलब कि लोगों का बात करने का चाल चलन सब चीज़ अलग पाएगा। होमोजीनियस मतलब या होमोजेनिटी मतलब सेम पाएगा, क्योंकि सेम कंट्री में तो सेम ही होगा। इंडिया में मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, और जो फॉरेन कंट्रीज है तो उनकी लैंग्वेजेस वगैरह अलग पाएगी। अगला पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लोअर इंटरप्राइज इन डोमेस्टिक बिजनेस। अगर डोमेस्टिक बिजनेस है तो लोअर में चल जाएगा, बट इसके लिए आपको हायर कैपिटल चाहिए क्योंकि आप बिजनेस वगैरह वगैरह डाल रहे हो तब। रिस्ट्रिक्शन क्या है? डोमेस्टिक के अंदर सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस कुछ फीवर कंस्टेंट्स को लेकर होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अलग मोर कंस्टेंट्स को लेकर होता है। जैसे कि एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट देखा जाए तो इसमें ज़्यादा ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं क्योंकि आप अलग अलग बिजनेस को डेवलप कर रहे हो, अलग अलग कंपनी में डेवलप कर रहे हो, तो उस जगह पर आपको सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। फिर अगला पॉइंट है बिजनेस रिसर्च कितनी है व्हेन कंपेयर टू मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम मल्टीनेशनल डोमेस्टिक इंटरप्राइज से कंपेयर करें तो रिसर्च टू बी लेस कॉम्प्लेक्सिव एंड लेस एक्सपेंसिव। जो रिसर्च है वो कम एक्सपेंसिव होती है और लेस एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। बट अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की तो यहाँ पर ना रिसर्च भी कॉस्टली पड़ जाती है, पैसे लगाने पड़ते हैं रिसर्च करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको कोई
रेसिपी बनानी सीखनी है, ठीक है। आप उसके लिए क्या करोगे, कोई अंदर या तो शेफ हायर करोगे या खुद से सीखोगे। खुद से कैसे सीखोगे, आप कैसे सीखोगे अच्छी मतलब चीज़ें बनाना, आप उसको ट्राई करना, तो आप खुद से एफर्ट करोगे, और जब खुद से एफर्ट करोगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। डिफ़िकल्ट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, अगला पॉइंट है कि किस मोड से एंट्री कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। जो डिफरेंट अलग अलग काइंड्स के मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के, ठीक है। अपने डंकी फिल्म देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स ने देख ली होगी। तो डंकी फिल्म में जैसे एंटर करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, यूके कनाडा जाने की सोचते हैं वो 5, तो इसी तरह से आप अगर एंटर करते हो दूसरे के बिजनेस में, उसके लिए वे बता रहे हैं तरीके कि आप कैसे करोगे। पहला है एक्सपोर्ट का तरीका, एक्सपोर्ट से आप जा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट डीलिंग विद फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अगर आप फिजिकल गुड्स एंड सर्विस को एक जगह से दूसरी जगह पर देते हो, तो इसका मतलब है आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जाओगे उसको देने, और जब आप जाओगे तब आप एक्सपोर्ट के साथ साथ वहीं पे रह जाओगे। तो ये क्या एक तरीका है एंटर करने का इंटरनेशनल बिजनेस का। आगे लिखा है प्रैक्टिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम डोमेस्टिकली एंड सेलिंग देम द बायर वर्ल्ड वाइड एज नोन एज एक्सपोर्ट, जिसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। अगर ये इंडिया है मान लो, ऐसा तो नहीं है, माफ़ी चाहेंगे भाई, इससे अच्छा है। तो अगर मान लो अगर ये इंडिया है, तो इसकी ये बॉर्डर जो दिख रहा है ना, चारों साइड की लाइन है, इस लाइन से अगर आप बाहर जाके कोई डील करते हो तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। क्लियर, एक्सपोर्ट कहलाएगा। आगे लिखा है उसके बाद 2 तरह के एक्सपोर्ट्स होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स में वो चीज़ें शामिल हैं जैसे कि परचेज एंड सेल कमोडिटी, जो 2 कंट्रीज या कुछ इंटरमीडिएटरीज के बीच में होती है। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इसके अंदर अपोजिट डायरेक्ट एक्सपोर्ट के होता है। इसमें इंटरमीडिएटरी इंगेज्ड होते हैं परचेज और सेल करवाने के लिए 2 कंट्री के बीच में। ये अगर इंडिया है, ये अमेरिका है, तो बीच में यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी हेल्प से आपको यहाँ तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है। तो ये है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस। दूसरी चीज़ होती है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग एक तरह का एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइसेंसर गिव्स, एक लाइसेंसर होता है, एक लाइसेंसी होता है। लाइसेंसर वो पर्सन जो देता है लाइसेंस कि आप यहाँ पर काम कर सकते हो, और लाइसेंसी वो पर्सन होता है जो लाइसेंस लेता है कि हाँ मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। क्लियर है। आगे लिखा है फ्रेंचाइजिंग क्या होती है। फ्रेंचाइजिंग मतलब होता है सिमिलर टू लाइसेंस बट नॉट इन्वॉल्व ए बॉर्डर रेंज ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। लाइसेंसिंग की तरह तो है बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इंक्लूडिंग मार्केट एंड ऑपरेशनल असिस्टेंस, फ्रेंचाइजिंग इज ए बिजनेस मॉडल दैट अलाउ इंडिविजुअल टू ऑपरेट देयर ओन। फ्रेंचाइजिंग का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे शाहरुख खान है, ठीक है, एसआर के, मान लो मैंने बोला है एसआर के से कि मेरी एक चाय की टपरी है, मेरे को खोलनी है इंटरनेशनल बिजनेस में दुबई जैसे एरिया में, बस आप एक बार आके मेरे को प्रमोट कर दो, ठीक है। मैंने उनसे प्रमोट करवाया और मैंने उनसे हेलो करके हाथ मिला के एक फ़ोटो का आउटलेट लगा दिया और मैंने उनके नाम पे कोई दुकान खोल दी, एसआर के इंटरप्राइजेस करके कोई दुकान खोल ली। तो मैंने क्या करा, उनका नाम यूज़ करा, वो क्या होगा, फ्रेंचाइजर, ठीक है। फ्रेंचाइजर कौन, जो अपनी फ्रेंचाइजी बेच रहा है। फ्रेंचाइजी कौन, जो फ्रेंचाइजी यूज़ कर रहा है, जो नाम यूज़ करेगा वो फ्रेंचाइजी कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका नाम यूज़ करते हैं जानी मानी, जैसे मैकडोनल्ड्स, डोमिनो पिज़्ज़ा, KFC एज वेल एज बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है एंट्री करने का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है कि आप अगर कोई काम करना चाहते हो US वगैरह में, तो इस जगह पर आपका कोई एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कुछ टाइम के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 महीने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए आपको फॉरेन शिफ्ट रहना पड़ेगा, आपकी कंपनी वहाँ ही काम करेगी, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ ही मिलेंगे, इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फिर आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज जो हैं कम टुगेदर और कोलैबोरेशन करती है। कोलैब होता है एक तरह का बैठ के बातचीत करना और साथ ही साथ फिर अपने बिजनेस का आगे दोनों साथ साथ स्टार्टअप करना। तो अगर ऐसा कुछ प्लान होता है तो वो कोलैबोरेशन आता है।
फिर लिखा है जॉइंट वेंचर इज ए पार्टिसिपेटिंग पार्टी पूल्स, जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं होती जॉइंट वेंचर में, क्योंकि कुछ कंपनीज मिल जाती है ना। फिर लिखा है टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहले है इक्विटी जॉइंट वेंचर, पार्टनर्स जिसके अंदर अपनी कैपिटल और ऑनरशिप को नई एंटिटी में तब्दील करते हैं। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, जहां पर एक लीगल एग्रीमेंट बनता है। मीन्स यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है कि दोनों पार्टनर इतने इतने टाइम तक ही यहाँ पर वर्क करेंगे। ठीक है। कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर क्या है? कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर के अंदर होता है कि जो रिटर्निंग सेपरेट एंटिटीज होती है उनसे काम लिया जाता है। ठीक है। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट हमारा जो है वो है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका नाम तो आपने सुना होगा। अब यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कुछ टाइप्स में बांटी गई है। पहला है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा आएगा गवर्नमेंट रूट। द FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में काम कर रही है, मैं उसकी बता रहा हूँ। डज नॉट द गवर्नमेंट ऑफ RBI प्रायर अप्रूवल विद इन यूजिंग द रूट। गवर्नमेंट के बिना अप्रूवल के इस रूट को यूज करना नेसेसरी नहीं माना जाता FDI में। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट को। दूसरा है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट के अंदर गवर्नमेंट परमिशन देती है, अलाउ करती है कि हाँ आप इस बिजनेस को इस तरीके से कर सकते हो तो आप करोगे, अदरवाइज आप उस बिजनेस को वैसे नहीं कर सकते जैसा आप चाहते हो। फिर आता है मैनेजर एंड इक्वेशन। मैनेजर एंड इक्वेशन में लिखा है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन आर द बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज मैनेजर एंड इक्वेशन एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ देयर बिजनेस स्ट्रेटजिक एंड यूज दैम एज टूल्स फॉर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन। कि जो इंडियन मार्केट है उसमें जो बिजनेस स्ट्रेटजी यूज होती है वो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए करी जा रही है, और न्यू मार्केट जो स्ट्रेटजी है जिसमें प्रोडक्ट वगैरह की कैटेगरी वगैरह देखी जाती है, जहाँ पर नए प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन करा जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं ऐसी। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन हो गई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, और भी ऐसी तरह की आउटस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन कंपनीज है। मर्जर का मतलब क्या होता है? मर्जर का मतलब होता है कि जब दो कंपनियां एक इक्वल साइज की होती हैं, दोनों डिसाइड करती हैं एक यूनिटी में काम करने की, और दोनों मिलकर एक नई एंटाइटी बनाती है, तो वो मर्जर कहलाती हैं। ठीक है। फिर आता है एक्वेशन। एक्वेशन का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, एक ये बड़ा बॉक्स है, बड़े बॉक्स ने इसको टेक ओवर कर लिया और थोड़ा सा अपना पोर्शन बढ़ा लिया। गेम में ऐसे खेले होंगे बहुत सारे गेम, तो ये कंपनी हो गई एक्वेशन जो दूसरी कंपनी को ख़त्म कर देती है। मान लो अगर ये अपनी कंपनी छोटा वाला बेचना चाह रहा है, बोला 2 लाख रुपए चाहिए, बड़ी कंपनी के पास करोड़ों रुपए हैं, इसने 2 लाख दिए, बोला तू मेरा कंपटीटर तो नहीं रहेगा ना, मेरे को आगे चल के ये चांस नहीं देगा कि तू कभी बड़ा होकर मुझे नुकसान करेगा, तो वो क्या करेगी, वो उसको खरीद लेगी, तो वो एक्वेशन कहलाएगा। फिर आता है टेक ओवर्स। टेक ओवर का भी सेम यही सीन है। टेक ओवर करना मतलब होता है किसी की कंपनी को उसकी पहचान के साथ, उसकी आइडेंटिटी, ब्रांड नेम, वैल्यू, उसके कस्टमर, स्टाफ सबके समेत खरीद लेना, ले लेना, टेक ओवर कर लेना, और वो पूरी तरह से उसको अपने पास कर ले, कब्जा, मतलब एक तरह से खरीद के, ऐसे नहीं कि मार पिटाई से, बट खरीद के पैसों से। तो वो मंजूरी से होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है उससे। फिर तब ये कहलाता है टेक ओवर। आगे आता है टर्नी प्रोजेक्ट। ए टर्नी प्रोजेक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच ए कंपनी इज फुल्ली इन्वॉल्व्ड फ्रॉम कंसेप्ट प्लानिंग टू कंप्लेंशन। यहाँ पर एक कंपनी जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है इस कॉन्सेप्ट में जो प्लानिंग टू कंप्लेशन है। इट कवर्स राइट ऑफ सप्लाई ऑफ मैन पावर। ये मैन पावर की सप्लाई, कैपिटल, क्रिएशन, प्लांट्स और बहुत सारी चीज़ें सेटअप करवाती है। ठीक है। ए टर्नी प्रोजेक्ट इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड बिजनेस प्रोजेक्ट। ये एक तरह का बिजनेस प्रोजेक्ट मॉडल है जहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड होते हैं, रिलेशनशिप्स और रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोग यहाँ पर। ठीक है। और इसको नॉर्मल तौर पे टर्न की को हम बोल सकते हैं टर्न्स द की। इसका नॉर्मल नाम है टर्न्स द की। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन।
Globalization is the process international integration arising from the international of the world views, product, ideas and mutual sharing of other aspect of culture. इंटरनेशनल बिजनेस एक पर्पस से बनाया जाता है। इसका एक प्रोसेस होता है कि किसी तरह से वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट आइडियाज़ को शेयर करा जा सके। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ डिफरेंट सिग्निफिकेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सम एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के कुछ फ़ायदे हैं, जिसमें से पहला लिखा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पर लोगों को कुछ काम करने के लिए काम दिया जाएगा। ठीक है, तब वहाँ पर आती है एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंट कंट्रीज होती हैं जहाँ पर माल भेजा जाता है, एक्सपोर्ट और डेवलपिंग माल काम होते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल्स को मल्टीनेशनल जैसी कॉरपोरेशन कंपनीज में ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो वहाँ पे आके काम कर सकें। इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर दोनों के डोमेस्टिक एंटरप्राइज के अमाउंट भी और लेवल ऑफ अमाउंट भी इंक्रीज होता है। लोग अपनी फुलफिलनेस से पूरा नहीं कर पाते, इसलिए लोगों को जब काम ज़्यादा दिया जाता है उस जगह पर लोगों को उस चीज़ के बदले कंपनसेट किया जाता है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं उस चीज़ के बदले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राइजिंग इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का जो रहन सहन है, अभी जैसे लोग रह रहे हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करना। लोगों को जब अच्छी सैलरी मिलेगी तो अपना अच्छा खा पाएंगे, अपने घर को चला पाएंगे, अपने बच्चे जो होंगे उनको अच्छा खासा खाना दे पाएंगे, तो लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी ग्लोबलाइजेशन होने के कारण, और इसका रिजल्ट ये होगा कि अलग अलग तरह की ब्रांचेस हो गया, नेशन हो गया, और वर्ल्ड के जितने भी तरह के अक्रॉस इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें हेल्प मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है? टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैज़ aided in the improvement of countries' infrastructures. Countries are achieving comprehensive level of development within the help of new technology. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब होता है कि जहाँ पर नई टेक्नोलॉजी आने से कुछ नए विकास होते हैं जिस देश में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहलाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट रिवर्स, with the help of globalization, there is a constant supply of capital, international financial flows. फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स मतलब होता है जहाँ पर आवाजाही लगी रहती है किसी भी तरह के पैसों की, करेंसी के आने की या फिर जाने की। द कैपिटल मूवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स, और इसको एक्सचेंज रिवर्स बोला जाता है। प्रोमोट्स म्यूचुअल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। Critics see the increasing capacity to travel and encounter various culture. क्रिटिक्स जो हैं वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है और इनकाउंटर्स वेरियस कल्चर, और बहुत सारे कल्चर्स जो हैं वो छूट रहे हैं। गुड एक्सपेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन तब होगा जब कंट्रीब्यूट होगा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और पीस, शांतिपूर्वक लोग अपना इसमें सहयोग देंगे तब। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक वाइडर ट्रेंड है जिसका एक बहुत ही उम्दा प्रभाव पड़ता है किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था पर। ग्लोबलाइजेशन एक मैसिव है और इसके अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन एक एक्सप्लेन करने में मदद करता है, हेल्प करता है पॉइंट्स को। तो पहली चीज़ तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ जो प्रभाव हैं वो इस तरह से हैं कि क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन होता है। क्रॉस कल्चर मतलब होता है जैसे इंडिया टू यूके, यूके टू अफ्रीका, तो इस तरह से क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन रहता है। अलग अलग तरह के मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अलग अलग देश के कॉर्नर से लोग यहाँ पर आते हैं। इंक्रीज कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन जो है वो बूस्ट करता है कंपटीशन। वर्ल्ड में जो भी बेस्ट कंपनीज होती हैं उनके बीच होता है कंपटीशन, ठीक है, कि कौन अच्छी चीज़ें डेवलप कर सकता है। फिर आता है इंक्रीज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग या ऑफसोर्सिंग कह सकते हो, जहाँ पर अलग अलग तरह के ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस और भी तरह के
ऑपरेशंस हो गए और काफ़ी सारे न्यू मार्केट्स हो गए। तो ये सारी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे शोज करते हैं। फिर आता है यहाँ पे digitization, the digit age of a huge impact of a firm operate a global scale। डिजिट इम्पैक्ट मतलब होता है कि आपका फंड कितना है, आपका बैलेंस कितना है, डिजिटाइजेशन में नंबर्स में उसको मापा जाता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ अक्रॉस बॉर्डर में जब आप काम करते हो तो आप उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हो, आप स्विफ्टली उसको जब आप मैनेज कर रहे हो तो मल्टीपल लोकेशंस में आपको अक्रॉस करना पड़ेगा, बिजनेस डील्स करना पड़ेगा लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट के लिए। मोबिलिटी, when the introduce globalization modern transport techniques, जब आप ग्लोबलाइजेशन मॉडर्न ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करते हो तब उस जगह पे कुछ पिक्चर्स आती हैं। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में जो भी इरेजर है, जो ईजियर पीपल्स हैं, जो ट्रैवल कर सकते हैं एक से दूसरे देश में, ऐसे लोगों को वहाँ पर दूसरी कंट्री में शिफ्ट करा जाता है ताकि वो बार बार वहाँ पे से आके यहाँ पे ना रहें। मतलब उनको अगर एक ही कंट्री में काम करना है तो उनको उसी में बसा दिया जाता है ताकि वो ईजिली उस जगह काम कर सकें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, ग्लोबलाइजेशन इंकरेज करता है एटमॉस्फेयर को और बिजनेस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। हर एक अचीवमेंट या हर एक फेलियर कुछ ना कुछ हमें सिखाती है, तो इसीलिए हमें हर एक इंडस्ट्री को बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में मेंशन करना चाहिए। ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो अब हम पढ़ेंगे देयर आर मैनी फैक्टर्स ऑफ ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इज द स्टैंड टुडे। आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन पर रखे हैं, जिसमें से आ सकते हैं कुछ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल या इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एक लिबरलाइजेशन मार्केट है और इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड्स हैं। तो पहला फैक्टर है लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट विद द डिजिटाइजेशन ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल डिजिटाइज हो जाती है तो वो फ्रीली अक्रॉस करती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि क्लियरली एक कंट्री से दूसरी मार्केट में जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब कोई आपको अवसर मिलता है काम करने का, फ्लक्चुएट करने का अपनी मार्केट को, तो उस जगह पर आपको अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी चाहिए। दूसरा है एडवांटेजेस इन टेक्नोलॉजी एंड एक्सेलरेटिंग इंफॉर्मेशन फ्लो। रैपिड टेक्नोलॉजी, जब हम तेज़ी से विकास करते हैं तब हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन पे। जब हम किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करते हैं या एग्रीकल्चर, चाहे वो स्पेशली कोई भी कंट्री में हो, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उसका। कंपनी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव फैसिलिटेट exchange information and conducting transactions quick and cheaply। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने की वजह से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जल्दी होते हैं और चीप होते हैं, मतलब कि कम पैसों में। फिर लिखा है डिमिनिशिंग द बैरियर्स ऑफ दिस डिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इसको हम कम से कम कर सकते हैं, इसकी जो प्रवक्ता है उसको कम से कम करा जा सकता है। Mobilization of people, the mobility of the people is increased a lot. This is because of several factors। मोबिलाइजेशन इंक्रीज करने के भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइज करना। कंट्रीज आर गेटिंग ओल्डर, जब कंट्रीज पुरानी होने लगती है, धीरे धीरे चीज़ें समझने आती है, तब उस जगह पर मोबिलाइजेशन करा जाता है। और उसके साथ लिखा है माइग्रेशन इन इंक्रीजिंग सम ऑफ द पीपल्स ओपिनियन एंड इंक्रीज द फ्रीडम ऑफ लेबर मैनेजमेंट विल बी इंडिस्पेंसिबल इन द फ्यूचर। मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बैरियर टू ट्रेड आर फॉलिंग लार्ज ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ गाट एंड द WTO। पहले के टाइम पे क्या चलता था, प्रोडक्ट्स के टाइम पर लार्ज डीलिंग जो होती है उसके एफर्ट जो है गाट पे आता था, बट अब जो है गाट को चेंज कर दिया, अब WTO आ गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आने की वजह से अब के टाइम की रियलिटी ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स सेल या परचेज होते हैं कहीं भी देश में, तो वो WTO के अंडर आते हैं। फिर लिखा है डिक्लाइन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो मोबिलिटी होती है वो कार्गो वगैरह का एक पार्ट है, जहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अभी नई टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से कुछ लोगों को काम नहीं दिया जाता। फिर लिखा है इंक्रीज इंटरडिपेंडेंसीज। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का तरीका बताया गया है कि लोगों को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसके बाद
इंटरनेशनलाइजेशन ये एक ऐसा दौर है, ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर लोगों को अपनी कॉरपोरेशन के लिए बहुत सारी अवसरें मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, और यहाँ पर कुछ एक प्रोसेस होती है जिसको फॉलो किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में बने रहने के लिए। और इसका रीज़न क्या था, इसको क्यों स्टार्ट किया था, या फिर क्यों इसकी अवसर्स को ग्रैब करा जा रहा था। पहली चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। ये अलग अलग तरह से अलग अलग टाइम पे एक्सपेंड हो सकता है, ये कंपनी की ग्रोथ को प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज करता था। दूसरा आता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल के अंदर लिखा है जो स्मॉलर मार्केटर्स हैं या जो अभी डेवलपमेंट है, जिन्होंने डेवलपमेंट करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो भी अपने स्किल्स को अचीव कर सकते थे इसकी बदौलत। ठीक है। और कंपनीज के कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स होती है, सर्विस होती है, प्रोडक्ट बिल्डिंग होती है, जिसको ये सपोर्ट करता है। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ करता है किसी भी तरह की कैप्चरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ ए सुपीरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आगे बिजनेस में डेवलप करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो तो वो इसको मेंटेन करके चलता है। फिर लिखा है इंसेंटिव्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ फ़ायदा होता है, इंसेंटिव्स मिलता है और कंपनी की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। मार्केट ग्रोथ होती है, इससे ग्लोबल एक्सपेंशन होता है, बूस्ट होती है, यहाँ पर एक्सपेंड करे जाते हैं बिजनेस ऑपरेशंस को, फर्म्स वगैरह को। अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेंड द मार्केट साइज अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सपेंड होती है। एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स परफॉर्मिंग इंटरनाइजेशन, और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं इंटरनाइजेशन के लिए। उसके बाद अगला स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन है, सॉरी, इसके स्टेजेस क्या हैं। तो इसके मोस्टली स्टेजेस पास थ्रू होते हैं अलग अलग तरह से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहला डोमेस्टिक ऑपरेशन है, फिर फॉरेन ऑपरेशन है, फिर आता है जॉइंट वेंचर सब्सिडरी, मल्टीनेशनल ऑपरेशन और ट्रांजैक्शनल ऑपरेशन। ठीक है। डोमेस्टिक ऑपरेशन में क्या है, इफ ए कंपनी ओनली ऑपरेट इन द आउन नेशन, अगर कोई कंपनी अपने नेशन में ऑपरेट कर रही है तो वो डोमेस्टिक मार्केट नेशन कहलाएगा। और मेजोरिटी कंपनी जो है वो मल्टीनेशनल बनने की इच्छा रखते हुए बाहर ट्रेड करती है अक्रॉस द वर्ल्ड में। फॉरेन ऑपरेशन क्या होता है, जब कंपनी अपने वन नेशन को छोड़कर एक्सपोर्ट करना शुरू करती है दूसरी कंट्रीज में। इस जगह पर नट्स, स्पाइसेस, मसाले या फिर टेक्सटाइल, जूट, चावल वगैरह जैसी चीज़ें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की ये जो प्रक्रिया है, इसको हम डोमेस्टिक की जगह फॉरेन ऑपरेशन कहते हैं। जॉइंट वेंचर और सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर जो है एक पार्टनरशिप कंपनी के फिजिकल मूव्स होते हैं जो कंपनी को इंक्रीमेंट करवाते हैं। ये फर्म्स कुछ एग्रीमेंट्स और कुछ म्यूचुअल कॉस्ट या प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करती हैं। इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह का है कि कंपनी का प्रॉफिट बेसिस पे अगर काम होगा तो इनको इनकी सैलरीज वगैरह पे होती है। अगला आता है मल्टीनेशनल ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं एमएनसी। एमएनसी एक फुल फ्लेज कॉरपोरेशन है जहाँ पर अलग अलग तरह की प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है। इसमें अंदर डिसीजंस वगैरह ऑलवेज कंपनी के हेडक्वार्टर्स मेड करते हैं। इन कंपनीज के अंदर कोई भी तरह का ओरिएंटेशन स्विच या कोई भी पॉलिसी सेंट्रिक चीज़ें शामिल है। एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन डिसाइड करता है कि कितने तरह के बिजनेस के जो टर्म्स हैं वो होंगे, जैसे कि सोशल, कल्चरल, लीगल और काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट वगैरह इसमें शामिल होते हैं। ट्रांजैक्शनल ऑपरेशंस क्या होते हैं? ट्रांजैक्शनल ऑपरेशंस वो सारे अचीवमेंट होती है जो ग्लोबली एफिशिएंसी से हासिल करी गई होगी या फिर कोई भी लोकल रिस्पॉन्स से हासिल होती है। इसके अंदर डिसीजन मेकिंग शामिल होता है। हर एक इंटरनेशनल कंपनी यूनिट्स फ्री बनाती है, डिसीजन लेती है कि हम अपने हेडक्वार्टर्स या ओवरसीज तक ये पहुंचाएं। देयर इज़ नो सच थिंग्स प्योर ट्रांजेक्शनल फर्म। कोई भी चीज़ ऐसी प्योर ट्रांजेक्शनल फर्म्स के लिए नहीं है या कोई फर्म्स की रिक्वायरमेंट को ग्लोबली कॉरपोरेशन में मीट नहीं कर पाती। तो अब एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है, एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्म एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, इसके अंदर है एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्म के टाइप्स, जिसमें है स्ट्रेटेजिक मॉडल, व्यू ऑफ पॉइंट्स, ये तो है बेसिस
मतलब कि किन बेसिस के ऊपर डिफ्रेंशिएशन करना है। और कंपनी के टाइप्स ये रहे, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ग्लोबल और ट्रांजैक्शनल। सिर्फ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहली चीज़ तो स्ट्रैटेजिक मॉडल कैसा होता है। डोमेस्टिक जो है वो प्योरली डोमेस्टिक होती है। इंटरनेशनल का क्या होता है कि दूसरी बाहरी कंपनी से कोऑर्डिनेशन होता है। और ग्लोबली वाली जो होती है वो सेंट्रलाइज्ड हब की तरह होती है जो कैसे भी काम करती है। ट्रांजैक्शनल का होता है ग्लोबल इंटीग्रेटेड वर्क, व्यू ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो इसको होम कंट्री बोला जाता है, इसको एग्जिस्टेंस मार्केट बोला जाता है, इसको ग्लोबल मार्केट या रिसोर्सेज, और इसको भी ग्लोबल मार्केट एंड रिसोर्सेज बोला जाता है। ओरिएंटेशन क्या है, तो इसका होता है एथनोसेंट्रिक। ये वाली भी एथ्रोसेंट्रिक होती है, ये मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड मतलब होता है जहाँ पर अंदर और बाहर, देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से डील होती है। और जो ट्रांजैक्शनल होती है ये जियोसेंट्रिक होती है, मतलब कि बाहर जहाँ बोला है ये उस जगह करेगी। की एसेट क्या होती है, होम, ये भाई डोमेस्टिक है तो होम असेट होगी इसकी, ठीक है, मतलब कि इंडिया में ही बेस्ड है। और ये है कोर सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। और ये होती है ऑल इन होम कंट्री एक्सपेक्ट मार्केटिंग और सोर्सिंग, मतलब कि जितनी भी होम कंट्री है उन सब में, बट मार्केटिंग और सोर्सिंग छोड़ के। और इसमें यह है कि स्पेशलाइज्ड कुछ कंट्रीज होंगी, ये उसमें शामिल होती है सिर्फ। फिर आता है नेक्स्ट, रोल ऑफ द कंट्री। कंट्री की यूनिट्स रोल क्या होते हैं, तो इसका आता है सिंगल कंट्री। और इसमें आती है अडेप्टेबिलिटी बाय लेवरेज कॉम्पिटेंस, ये आती है मार्केटिंग रिसोर्सेज, और ये है कंट्रीब्यूशन फर्म्स वर्ल्ड वाइड। नॉलेज में ये आती है होम कंट्री फर्स्ट वाली। फिर दूसरी जो है वो आती है यहाँ पे क्रिएट बाय सेंटर एंड ट्रांसफर। थर्ड आती है मार्केट डेवलपमेंट जॉइंट एंड शेयर्ड। फोर्थ आती है हमारी लास्ट जो है ट्रांजैक्शनल, ऑल फंक्शंस डेवलप जॉइंटली एंड शेयरली। क्लियर है, ये इसके की डिफरेंस थे, बाकी आप इसको रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये पूरा जूम करके दिखा दूंगा, आप इसको भी पढ़ सकते हो। तो नीचे आ गई है अब आपकी समरी। समरी का मतलब है चैप्टर आपका खत्म हो गया है। तो हमने यूनिट 1 को आज एक लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है पूरा का पूरा। तो वीडियो यहाँ पे खत्म हो गई है। आई विश वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर 4th के बच्चों के लिए बनाई गई है। सेमेस्टर 4th के NEP स्टूडेंट्स जो अभी इस साल आए हैं भाई, उन्हीं का सिलेबस है बिल्कुल। जो एक दूसरी प्लेलिस्ट मेरी पड़ी है वो सेमेस्टर 6th की और 4th की है, बट 4th के पुराने बच्चों के लिए, अभी वालों के लिए नहीं है। ये अभी वालों के लिए लेटेस्ट है, वो है 6th की। बेसिकली वो 6th सेमेस्टर की है और 4th सेमेस्टर तो अब निकल चुका है, तो वो 6th की माननी पड़ेगी आपको, ठीक है। और इसके जितने भी चैप्टर्स होंगे सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कुछ पूछना है, नोट्स के रिगार्डिंग पूछना है, नोट्स बन चुके हैं, नोट्स बाय करना चाहते हो ले सकते हो। नोट्स में आपको सारे चैप्टर्स कवर्ड मिलेंगे। मिनिमम 50 या 60 पेज के नोट्स होंगे और मिनिमम अमाउंट 120-30 रुपीज़ आप पे करके PDF को बाय कर सकते हो। सारे चैप्टर्स होंगे, गारंटेड है पास हो सकते हो अगर आप नोट से करके जाओगे तभी भी, वीडियो से करके जाओगे तभी भी। कमी किसी में नहीं बैठा, आपकी चॉइस है, आप कैसे प्रेफर करते हो। ओके, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना कि क्या ठीक है क्या नहीं है। बाकी थोड़ी सजेशन अगर आप मेरे लिए हो तो वो भी आप दे सकते हो, मैं इस पर वर्क करूँगा, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अब जाइए स्टडी करिए, नोट्स बाय करिए और इन्जॉय करिए। और इससे नेक्स्ट चैप्टर जो आएंगे वो डिस्क्रिप्शन में ही अवेलेबल करवा दूँगा, सारे चैप्टर्स के लिंक 8 के 8, तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।